सबसे पहले तो आप बधाई के पात्र हैं कि आप इस प्रयास को आपने जो प्रयास है इसे ये आपने उठाया है, बीड़ा उठाया, ये बहुत बड़ा है। और आप इसी प्रकार से जो जागरूक लोग हैं या आंदोलनकारी हैं और जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उनसे बात करते रहिए, उनसे मिलिए, उनसे राय मशवरा कीजिए और इसमें आपको बहुत बड़ी एक चेन मिलेगी, बहुत बड़ा विषय भी मिलेगा कि क्या क्या चीज़ें उत्तराखंड के अंदर होनी चाहिए। और इसमें फिर क्योंकि आप लोग इस जागरूकता को बढ़ा रहे हैं तो जो लोग इसके पीछे काम कर रहे हैं वो आपके साथ खड़े होंगे। पहाड़ों में तो वैसे भी साधन कम है, आर्थिक की वजह से ही आज तक पहले से भी और आज तक क्या नाम है पलायन होता रहा। तो फोकस सिर्फ मैदानी क्षेत्रों में रहा है नेताओं सरकारों का भी। अब सरकारें पहाड़ पर अगर यहाँ के विकास के बारे में तो पहाड़ जैसे ही ठोस नीति बनानी पड़ेगी। उसके लिए पहाड़ जैसा ही शरीर चाहिए होगा, दिमाग चाहिए होगा, जो कि योजना वहाँ के लिए बने। नमस्कार, मैं साक्षी साहनी बहुत स्वागत करती हूँ आपका आईपा में। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। ये एक ऐसा मंच है जो प्रगतिशील राजनीति की बात करता है, समाज कल्याण मुद्दों की बात करता है, उन मुद्दों की बात करता है जिन मुद्दों पर जल्दी से कोई चर्चा करना नहीं चाहता और कोई चर्चा करता भी है तो जनप्रतिनिधियों तक उन बातों को नहीं पहुंचाना चाहता। उन्हीं मुद्दों पे बात करता है आईपा और इन्हीं मुद्दों पे बात करने के लिए राज्य आंदोलनकारी जयकृत कंडवाल जी हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल था, क्योंकि राज्य आंदोलनकारी हैं, बहुत अहम भूमिका आपने उत्तराखंड बनाने में लगाई है। 21 साल का हमारा उत्तराखंड हो गया, विकास की क्या क्या चीजें आपको अभी तक देखने को मिली? देखिए साधारण शब्दों में ये कहा जा सकता है कि विकास तो यहाँ के लोगों का तो हुआ नहीं, ना यहाँ के क्षेत्र का हुआ। हाँ, यहाँ के नेताओं का विकास जरूर हुआ है, बड़ी तादाद में हमारा उत्पादन हुआ है मुख्यमंत्री से लेकर विधायक जी। और दूसरा नंबर आप ये कीजिए तो और सरकार ने 21 सालों में पूर्ववर्ती सरकारों ने भी पलायन आयोग बनाया, इस सरकार भी पलायन आयोग बनाया। सारे नेता लोग जानते हैं, सारे अधिकारी जानते हैं कि हमें पहाड़ पर किस तरीके की योजनाओं को लागू करना है, क्या हमारे क्षेत्र से विकास का मॉडल होगा, ये चीज़ का। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा ये पहाड़ जो हमारा मेन उत्तराखंड आंदोलन जो था, सबसे पहले हम इसको इस पर देखेंगे कि हमारा पहाड़ी राज्य बनाने का। लेकिन पहाड़ी राज्य तो बनाने उसके साथ हमारे को मैदानी क्षेत्र भी मिल गया, उधमसिंह नगर मिल गया, हरिद्वार मिल गया। इन क्षेत्रों की वजह से हमारे पॉपुलेशन का जो ग्राफ है जो है वो डिसबैलेंस। और क्या हो गया कि पहाड़ों में तो वैसे भी साधन कम है, आर्थिक की वजह से ही आज तक पहले से भी और आज तक क्या नाम है पलायन होता रहा। तो फोकस सिर्फ मैदानी क्षेत्रों में रहा है नेताओं सरकारों का भी। अब सरकारें पहाड़ पर अगर यहाँ के विकास के बारे में तो पहाड़ जैसे ही ठोस नीति बनानी पड़ेगी। उसके लिए पहाड़ जैसा ही शरीर चाहिए होगा, दिमाग चाहिए होगा, जो कि योजना वहाँ के लिए बने। मैदानी क्षेत्रों में तो आप आराम से योजनाएं बना सकते हैं। आपको ये बता दूं कि जो अभी भू कानून का भी चल रहा है, बहुत जोर से चल रहा है, लेकिन आप 21 सालों में लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर से ज्यादा भूमि हम लोग बेच चुके हैं, यहाँ बिक चुकी है। मैदानी क्षेत्र तो खाली हो गया, आपने देखा होगा सारी जगह जो है कंक्रीट के जो है जंगल खड़े हो गए, हमारे जंगल खत्म हो गए। हमारे यहाँ विकास के बारे में अगर हम कहेंगे तो प्रत्येक जो गांव का व्यक्ति है उस पर कैसे विकास या उसको कैसे रोजगार मिले, रोजगार के साथ उसके रोजगार मिलेगा तो उसको शिक्षा मिलेगी, उसको स्वास्थ्य मिलेगा, सारी चीजें उससे जुड़ी हुई। तो आपको एक नीति को बनानी पड़ेगी और ये सरकार का ही दायित्व है। जनता आप लोग जो प्रयास कर रहे हैं वो तो प्रयास है ही, बहुत अच्छा प्रयास है, लेकिन ये सरकार कैसे इसको इम्प्लीमेंट करे ये सब चीज। बिल्कुल, और बिल्कुल जागृत जी, जैसे आपने बताया कि पहाड़ों पे जो है रोजगार का और विकास की बहुत ज्यादा कमी हमें देखने को मिलती है। इसकी वजह ये भी है कि रोजगार के चक्कर में जो है जो भी छात्र हैं या युवा लोग हैं वो माइग्रेट करते हैं यहाँ से, या तो देहरादून या फिर हम कह सकते हैं हरिद्वार या फिर मेट्रोपॉलिटन सिटीज अगर हम बात करें दिल्ली की या मुंबई ऐसी जगहों पर। तो इसके पीछे वजह क्या रही होगी? वजह तो जैसे मैंने आपको पहले कहा कि आर्थिक की बहुत बड़ा वजह है, क्योंकि वहाँ पर सबसे पहले तो ये रहा शुरुआत से ही हमारे यहाँ सबसे बड़ी तादाद में आर्मी में लोग हैं। तो वो किस कारण से? क्योंकि हमारे यहाँ जो प्रत्येक व्यक्ति का है, प्रत्येक परिवार का जो आर्थिक सबसे बड़ा कारण है। हमने आज तक किसी भी सरकार ने, यूपी में थे तभी भी हमारे सरकार में उत्तर पर्वतीय राज्य मंत्रालय था, वहाँ विकास मंत्रालय था, तो उसमें भी पहाड़ों के लिए कोई वो नहीं हुआ। तो बड़ी तादाद में लोग फौज में भर्ती हुए, देश की सेवा कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। लेकिन क्या वो रिटायरमेंट के बाद, आप एक चीज देखिए, क्या रिटायरमेंट के बाद वो अपने गांव में बसते नहीं, वो अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए मैदानी क्षेत्रों में आते हैं, शिक्षा के लिए। ये हो गया। दूसरा नंबर हम ये कहें कि सरकार को एक बेरोजगार युवक को
वहां पर पहाड़ों पे जहाँ उसका घर है वहां पर उसे सुविधा प्रदान करें। माइग्रेंट के पलायन तो अपना भी रुकेगा, एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसका सबसे बड़ी कारण कि हमें आर्थिक पक्ष मजबूत करना है, प्रत्येक गांव का प्रत्येक परिवार। जागृत जी, अगर कहें कैसे जाग सकते हैं हमारे जो नेता हैं, कैसे हम जगा सकते हैं? मुझे लगता है कि जो सोशल प्लेटफॉर्म पे जो लोग काम करते हैं उनकी भूमिका है वो, आप जैसे पत्रकारों की भूमिका में महत्वपूर्ण है। जो सवाल पूछे, क्योंकि सवाल पूछ के ही आप किसी काम को करवा सकते हैं। सरकार कटघरे में तभी खड़ी होती है जब सवाल पूछते हैं, क्योंकि उनके काम कुछ नहीं होते। तो इसलिए सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति पूछे कि हमारे ब्लॉक में, हमारे गांव में आप क्या दे रहे हैं। विधायक से पूछे कि आप विधायक तो चुने गए या अब आप इलेक्शन में आए हो, चुनाव में आए हो, तो आप ये बताइए कि हमारे गाँव के लिए आपने क्या किया। ये एक सवाल है। यानी बहुत महत्वपूर्ण है कि आप सवाल पूछें। और दूसरा महत्वपूर्ण चीज ये है, क्योंकि हम विडंबना ये देखते हैं कि जिनको हम चुनते हैं उन्हीं के पास पहुंच के अपनी बात रखना इतना मुश्किल हो जाता है। चुनाव के समय तो हर कोई हमें देखते हैं, हमारे दर पर आता है वोट मांगने के लिए, लेकिन जब चुनाव निपट जाते हैं उसके बाद वो कितने लोग हमसे मिलते हैं, ये बड़ा सवाल है। इसमें कहीं ना कहीं जनता की जागरूकता होना भी बहुत जरूरी हम देखते हैं। बिल्कुल, जागरूकता तो बहुत जरूरी है। प्रत्येक जो सोशल प्लेटफॉर्म में काम करने वाले या आप जैसे जागरूक पत्रकार जो सवाल पूछते हैं, उसका मैसेज उन्हीं लोगों में जाता है जो किसी कारणों से अपनी आवाज नहीं उठा पाते। तो आप लोग जब आवाज उठाएंगे, आंदोलनकारी उठाएंगे, समाज का जागरूक व्यक्ति आवाज उठाएगा, तो उसके पीछे वो लोग आवाज बन के खड़े होंगे। लेकिन अभी वो ताकत बनती है, तो फिर वो सरकार समझती है कि हाँ ये काम बहुत जरूरी है। पलायन आयोग जिस पर मैंने आपकी बात बताई है, पलायन आयोग पर सवाल उठने चाहिए कि आखिर लोग पलायन आयोग पौड़ी से पलायन करके देहरादून कैसे होगा। सरकार का मतलब पहाड़ का विकास, पहाड़ के प्रत्येक व्यक्ति के बारे में आप कैसे आगे रिपोर्ट दे पाएंगे कि वहाँ ये कमियां हैं, वहाँ ये होना चाहिए, वहाँ ग्राम ब्लॉक स्तर पर, ग्राम सभा स्तर पर जो है हमें संसाधन मुहैया है। सरकार का तो मैं कह रहा हूँ 21 सालों में जितनी सरकारें आई, केवल यहाँ क्षेत्रीय दल भी उसमें शामिल करूंगा, उनका किसी का भी ये प्रयास नहीं रहा कि एक पहाड़ों के विकास के बारे में बात करें। ये जो तमाम पहाड़ों की समस्याएं हैं, इनका निवारण निकालना बहुत जरूरी है। आपको याद होगा कि किसानों ने जो है आंदोलन किया और 13 महीने उनका ये आंदोलन चला और इस आंदोलन में बहुत सारे लोगों ने शहादत दी, लेकिन उसके बाद घुटने टेकने पड़े सरकारों को। तो उत्तराखंड में भी इस तरीके के भू कानून जो है लागू हो और जो पहाड़ों का विकास नहीं हुआ है उसके लिए, तो क्या इसके लिए एक मजबूत आंदोलन की जरूरत है उत्तराखंड को? बिल्कुल आंदोलन की जरूरत तो है, लेकिन ये मैं जो हम हिमाचल की तरफ से जैसे आपने कहा भी है वो मैं उसके पक्ष कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि नहीं हूँ इसलिए कि आपने खंडूरी जी का बनाए हुए जो अधिनियम थे उसको तो बदल दिया। हम सरकार को क्यों नहीं बोलते, हम त्रिवेंद्र सरकार की बात क्यों नहीं करते? त्रिवेंद्र सरकार ने 2018 में इस अधिनियम को चेंज कर दिया और यहाँ पर कोई भी आके जमीन एक कितनी भी खरीद सकता है ये। लेकिन अगर खंडूरी जी वाला लागू होता तो 250 वर्ग मीटर एक व्यक्ति खरीद सकता है अपने मकान के लिए, रहने के लिए, चाहे वो बाहर का भी हो। कहीं एक गणराज्य जैसे हम देश में रहते हैं, भारतवर्ष में रहते हैं, तो यहाँ प्रत्येक व्यक्ति को कहीं ना कहीं आ जाने की सुविधा है। हिमाचल वाला पैटर्न जो है, जो कानून है वो 52 के आसपास का है, ठीक है ना। उसका उत्तराखंड के आज 2021 में या 22 में हम इस चीज को नहीं कर सकते। लेकिन हाँ ये जरूर है कि भू कानून के मामले में जो खंडूरी जी का बनाया हुआ कानून है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, जिससे कि यहाँ बड़ी तादाद में जो हमारे खरीद फरोख्त हो रही है जमीनों की वो रुक जाए। जागृत जी, अगर एक अंतिम प्रश्न मैं आपसे पूछूं कि जिस तरीके से आईपा भी प्रयास कर रहा है विभिन्न मुद्दों को निकालने के लिए, इसमें और क्या हम कर सकते हैं ताकि हम इन्हीं मुद्दों को जो है उठा सके? सही मायनों में उत्तराखंड में अगर मुद्दे उठाने हो तो कैसे जो है आईपा प्रयास कर सकता है? कोई अगर आपका मार्गदर्शन आईपा को? देखिए, सबसे पहले तो आप बधाई के पात्र हैं कि आप इस प्रयास को आपने प्रयास है उसे ये अपने उठाया है, बीड़ा उठाया, ये बहुत बड़ा है। और आप इसी प्रकार से जो जागरूक लोग हैं या आंदोलनकारी हैं और जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उनसे बात करते रहिए, उनसे मिलिए, उनसे राय मशवरा कीजिए और इसमें आपको बहुत बड़ी एक चेन मिलेगी, बहुत बड़ा विषय भी मिलेगा कि क्या क्या चीज़ें उत्तराखंड के अंदर होनी चाहिए। और इसमें फिर क्योंकि आप लोग इस जागरूकता को बढ़ा रहे हैं तो जो लोग इसके पीछे काम कर रहे हैं वो आपके साथ खड़े होंगे या आप उनके साथ खड़े होंगे, तो एक प्रयास वो बनता है और आपका प्रयास वाकई सराहनीय है। और इससे हम सरकार को कुछ मैसेज दे पाएंगे, झुका पाएंगे, अपनी बात मनवा पाएंगे। बिल्कुल। आईपा के साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद।
ये थे जागृत जी हमारे साथ। राज्य आंदोलनकारी हैं, विभिन्न मुद्दों पर हमसे बातचीत करी। बातचीत के दौरान कहा कि जागरूक होने के साथ साथ जरूरी है कि सवाल भी पूछें और सवाल पूछने के बाद जवाब भी मांगे उन सरकारों से जिनको जिताकर सत्ता पे तो बिठा देते हैं, लेकिन उसके बाद उन तक पहुंचना कहीं ना कहीं मुश्किल की कड़ी बन जाता है। अगर आईपा का ये प्रयास आपको अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।